हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विज्ञान की क्लासेस इसके पहले कुछ हो चुकी हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गलनांक, ऑप्शन बी है हिमांक, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। तो बताइए, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गलनांक, ऑप्शन बी है हिमांक, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। गलनांक क्या होता है? गलनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है। हिमांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है ठोस या बर्फ की अवस्था में आता है। वाष्पीकरण वही है, द्रव गैस में बदलता है, वाष्पीकरण का अर्थ है संघनन जो है जब गैस को द्रव में जब गैस को द्रव में बदला जाता है तो वह क्रिया जो है संघनन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सौ चौदह, प्रश्न संख्या 114। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन सी है एजिटोबैक्टर, ऑप्शन बी है क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चना या मटर की जो गांठें होती है, जड़े जड़ें होती हैं, उनकी गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही ऑप्शन होगा राइजोबियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो राइजोबियम लेग्यूमिनिसेनम एक बैक्टीरिया होता है, यह जो है वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में जो है या पौधों मृदा के अंदर जो है इसका संश्लेषण करता है राइजोबियम। और जो एजिटोबैक्टर है, यह भी या जो है जड़ों की गांठों में नहीं पाया जाता, मिट्टी में पाया जाता है, यह भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्लस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, इसके द्वारा टिटनेस रोग होता है। और लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध से दही जो बनता है, दूध से दही जो बनता है वह लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा ही दूध से दही बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए बर्फ का गलनांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ठोस अवस्था में होता है। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ता है वह गलना शुरू होता है, यह उसका गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है या पिघलने लगता है, वही उसका गलनांक होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह द्रव जो है उबलने लगता है, यह क्या है? द्रव का क्वथनांक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 116 नंबर देखिए, ऊष्मा संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। बताइए ऊष्मा संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? इसके पहले यह क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3। क्या क्या है? चालन है, विकिरण है और एक संवहन है। चालन है, विकिरण है और संवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, ऊष्मा के सुचालक हैं। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए ऊष्मा के सुचालक, सुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा जो है ऊष्मा और विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, वही ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। यहाँ ऊष्मा है तो ऊष्मा के देखेंगे तो लोहा जो है, लोहा में भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, एल्युमिनियम में भी जाता है और तांबा में भी जाता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा के कुचालक, ऊष्मा के कुचालक हैं। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी है पोर्सिलीन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए ऊष्मा के सुचालक, सुचालक, कुचालक, ऊष्मा के कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा ऊष्मा या ताप या फिर विद्युत का जो है स्थानांतरण नहीं होता है। तो इसमें हवा के द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ऊन के द्वारा भी नहीं होगा और पोर्सिलीन के द्वारा भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। इनमें से किसी के भी द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ये सभी ऊष्मा के कुचालक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है सूर्य। तो बताइए प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लकड़ी है कि गैस है कि नमक है कि सूर्य है? तो बताइए। या हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा है? वह सूर्य है। क्या है? सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है जुगनू, ऑप्शन बी है तारे, ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हैं? प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त हैं, वे सभी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, सूर्य को हमने बनाया है? नहीं बनाया है। जुगनू को बनाया है? नहीं। तारे, ये सब प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। तो बताइए प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य भी है, जुगनू भी है, तारे भी हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 121 देखिए, दीप्त वस्तु नहीं है। ऑप्शन ए है दर्पण, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है जलती हुई मोमबत्ती, ऑप्शन डी है लालटेन। तो बताइए दीप्त वस्तु नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनमें
स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो दर्पण के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं होता है। यही सही है इसका। इसमें नहीं पूछा है इसलिए दर्पण। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। जलती हुई मोमबत्ती, यह भी इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। लालटेन, लालटेन भी होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 देखिए। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए है दीप्त वस्तुएं, ऑप्शन बी है अदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए, इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें यही बताया गया कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वही दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। और अदीप्त क्या होगी? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता है, वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो ट्रक, बस और कार के ड्राइवर होते हैं उनके दाईं तरफ जो है एक दर्पण लगा हुआ होता है जिससे वे अपने पीछे आने वाली और अन्य गाड़ियों को देखते हैं। तो वह दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि दोनों लगा होता है? कौन सा होता है बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा जो है पीछे आने वाली वस्तुएं जो बहुत ढेर सारी होती हैं, एक साथ कई गाड़ियां होती हैं, तो उनको दिखाता है, उनकी प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है, तो वह उत्तल दर्पण में दिखाई देता है। और अवतल दर्पण जो होता है वह छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा कंपन करने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन ए आवर्तकाल, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय वही आवर्तकाल कहलाता है। और कंपनों की संख्या जो होती है वह आवृत्ति कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। अभी इसके पहले बताए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए यूज किया जाता है, और उत्तल दर्पण का जो होता है वह बड़ी वस्तुओं को छोटा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। तो दाढ़ी बनाते समय जो है कटे ना, इसलिए हम छोटा को बड़ा करके देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 126, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? बताइए कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, इसको देख लीजिएगा। तो कौन सा प्रतिबिंब दर्पण है जिसके द्वारा जो प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? बताइए। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन इसको बा बना लीजिए उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए, इसके पहले भी बताया गया कि अवतल दर्पण द्वारा जो है छोटा प्रतिबिंब को बड़ा, छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128, वह दर्पण जिसके द्वारा बाहरी सतह पर कलई किया होता है वह कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया गया होता है वह कौन सा दर्पण होता है? यह होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जो उत्तल दर्पण होता है इसके जो है भीतरी या दबी हुई सतह जो होती है उस पर कलई किया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है वह कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है वह कौन सा दर्पण होगा? इसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता तो मतलब इसके भीतरी सतह पर होता होगा, बाहरी सतह चमकदार तभी होगी। तो यह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर जो कलई किया गया होता है इसकी भीतरी सतह चमकदार होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाती है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह दर्पण जिसके अंदर की सतह का पर परावर्तन की घटना होती है, अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है वह कौन सा दर्पण कहलाता है? अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना कैसे होगी? अंदर की सतह जो चमकदार होती है तभी उस पर परावर्तन की घटना होती है और इसके बाहरी जो सतह होती है उस पर कलई की गई होती है। तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है हर्ट्ज,
ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन डी है डेसिबल। तो बताइए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक जो होता है वह हर्ट्ज होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। मीटर क्या होता है? मीटर लंबाई का मात्रक होता है। और डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता जो होती है, ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसको मापने, उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 132 देखिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है आवर्तकाल, ऑप्शन डी है समय। बताइए किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 132 नंबर। बताइए एक वस्तु, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 133 देखिए, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? एक पेंडुलम है, इसे लटका हुआ है स्वतंत्र रूप से। इसको जब हम यहाँ से लाके छोड़ेंगे, एक बार इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आके यहाँ पे रुकेगा, जो अधिकतम विस्थापन होगा वह क्या क्या कहलाएगा? वही उसका आवर्तकाल कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आवर्तकाल। माफ करिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। ऑप्शन ए सही होगा आयाम। अधिकतम विस्थापन जो है वो आयाम कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, 134, पानी का क्वथनांक होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए पानी का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है पहले ये बताइए। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव जो है उबलने लगे, द्रव उबलने लगे या उबलने लगता हो, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो पानी कितने ताप पर उबलता है? 100, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 135 नंबर देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं और उनको गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वह परिघटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बताइए ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है हिमांक, ऑप्शन सी है वाष्प या वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यह घटना क्या कहलाती है? यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। इसका एग्जाम्पल होगा कपूर और नौसादर। कपूर और नौसादर, जैसे कपूर हम लेते हैं उसको गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है। वह बिना द्रव में बदले, वह पहले ठोस अवस्था में होता है, बिना द्रव में बदले वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और उत्पन्न हुई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि वह वापस सुनाई पड़ती है कहलाती है। जैसे हम पहाड़ या कोई दीवार हो उसके सामने खड़े होंगे, कुछ एक निश्चित दूरी होती है, तो वहाँ पे खड़े होंगे, हम चिल्लाएंगे तो वहाँ से भी चिल्लाने की आवाज़ वापस आएगी। तो यह जो घटना है यह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए यह घटना क्या कहलाएगी? यह जो है प्रतिध्वनि होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 137 देखिए। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है, तो वह आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शन ए है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 50 हर्ट्ज। इसका शॉर्ट फॉर्म HZ होता है। और 20,000 हर्ट्ज से कम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव की जो कान की एक निश्चित सीमा होती है ध्वनि को सुनने के लिए, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 138 देखिए। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। जो BOD होता है इसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण का मापन करते हैं, ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषण का मापन करते हैं, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण का मापन करते हैं, या ऑप्शन डी सभी। तो बताइए जो BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके द्वारा हम किस चीज़ का पता लगाते हैं? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल प्रदूषण जो होता है उसमें, जो प्रदूषित जल होता है उसमें जो है BOD की मांग ज़्यादा होती है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वह जल जो है प्रदूषित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 139। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन बी है पृथ्वी का ठंडा होना, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है बताइए। इसमें पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग से बहुत परेशान है। इसके लिए बहुत ही प्रकार के जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो इसका जो अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे जो ग्लेशियर है वह पिघल रहे हैं और पृथ्वी पर जो है पानी की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो है प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 देखिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं?
ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। अभी इसके पहले बताएं, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो है पृथ्वी का ताप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे जो ध्रुवों पर बर्फ है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दोनों। जो दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ जमे हुए हैं वो पिघल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, ओजोन परत को कहते हैं। ऑप्शन ए है जीवन रक्षक परत, ऑप्शन बी है जीवन विनाशक परत, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो ओजोन परत है वह हमारे लिए जीवन रक्षक है कि जीवन विनाशक है। ओजोन परत क्या होती है। बताइए ओजोन परत क्या होती है। यह हमारे लिए जीवन रक्षक का काम करती है। ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल में जो मंडल पाई जाती है, कौन सी मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन को O3 के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में, ओजोन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को सुरक्षा देती है। आप क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सभी। बताइए ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है। ओजोन परत दिन प्रतिदिन जो है पतली होती चली जा रही है, ध्रुवों पर इसमें छोटी सी छिद्र हो गई है। तो इसके क्षरण का कारण क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CFC। हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, AC का यूज करते हैं, इसमें एक गैस भरी जाती है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है, इसी के कारण ओजोन परत जो है इसका क्षरण हो रहा है। इसका प्रयोग इस समय बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 143 में क्वेश्चन देखिए, दाब का सूत्र है। ऑप्शन ए है P=A, ऑप्शन बी है, ऑप्शन गलत हो गए हैं, रुक जाइए इसको सही कर लेते हैं। P=F/A, ऑप्शन बी है P=A/, ऑप्शन सी है P=A²/F, ऑप्शन सी है F=P²/A। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दाब जो होता है, प्रेशर, उसका फार्मूला क्या है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल
लगने वाला बल जो है वह दाब कहलाता है। P बराबर F बाई ए, इसका जो है सही फार्मूला होगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 पास्कल का मात्रक है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, पास्कल किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी है दाब का, ऑप्शन सी है त्वरण का, ऑप्शन डी है बल का। तो बताइए पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल जो है दाब का मात्रक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 145 देखिए, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? वस्तुओं से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसकी कितनी विधियां होती हैं? ऑप्शन ए है आघात से, रगड़ने से, ऑप्शन बी है तारों को खींचकर छोड़ने से, ऑप्शन बी है फूंक मारने से, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए जो वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसकी कितनी विधियां हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 145 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है आघात से और रगड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, और तार जो है उसको छोड़ के खींचते हैं तब भी कंपन होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब फूंक मारते हैं तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 146 नंबर देखिए क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। ऑप्शन ए सामान्य है, ऑप्शन बी है घनिष्ठ है, ऑप्शन सी अल्प है, ऑप्शन डी अति अल्प है। बताइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो संबंध है वह कैसा है? वह सामान्य है, घनिष्ठ है, या फिर अल्प है, या अति अल्प है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है इनका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 आधुनिक ईंधन है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है एलपीजी, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए आधुनिक ईंधन कौन सा है? लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, या सभी हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए कौन सा होगा? लकड़ी जो है बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, इसके द्वारा जो है जलाते हैं तो धुआं होता है, प्रदूषण होता है, मिट्टी के तेल द्वारा भी होता है, लेकिन जो है आधुनिक ईंधन जो है हम एलपीजी को कहते हैं और पेट्रोल को। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोरंजन के साधन हैं। ऑप्शन ए है वीडियो गेम, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है टेलीविजन, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए मनोरंजन के कौन से साधन है? वीडियो गेम है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, या ये सभी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोरंजन के साधन कौन से हैं? इसका जो सही होगा वीडियो गेम द्वारा बच्चे जो है इस समय बहुत ही बिजी है वीडियो गेम खेलने पे। और कंप्यूटर भी, यह भी मनोरंजन का साधन है, कंप्यूटर भी मनोरंजन का साधन है, और टेलीविज़न पे बहुत सारे सीरियल आते हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, यह भी मनोरंजन का एक साधन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, ये सभी जो है मनोरंजन के साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 149 देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन
सी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो यार हम लोग बहुत ही छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है तो शरीर क्या, मनुष्य के शरीर भी गल जाएगा। 38 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, ऑप्शन ए है वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी है विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन डी है सभी पर, ऑप्शन बी है तापांतर पर। बताइए ऊष्मा की मात्रा जो है किस पे निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, या विशिष्ट ऊष्मा पर, या फिर तापांतर पर, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो वस्तु का ऊष्मा की मात्रा होती है वह वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करती है और तापांतर पर भी निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, ऑप्शन ए है Q इक्वल टू एम एस टी, ऑप्शन बी है Q इक्वल टू एम एस, ऑप्शन सी है Q इक्वल टू एम इंटू टी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। इसके पहले वाला क्वेश्चन था जो विशिष्ट ऊष्मा की जो किस पर निर्भर करता है, तो इसमें ऑप्शन पहला सही होगा। उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके जो विशिष्ट ऊष्मा है उस पर निर्भर करता है, और उसका जो तापांतर होता है, दो दो तापों के बीच का अंतर वही तापांतर होता है। तो सही फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए Q इक्वल टू एम एस टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल वाष्प के द्रव में, जल वाष्प जो होता है वह जब द्रव में बदलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो वाष्प या जल वाष्प होता है वह कैसी अवस्था है? गैस है। गैस से किस में बदल रहा है? द्रव में। गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वह क्रिया कौन सी कहलाएगी? संघनन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वाष्पन क्या होता है? जब द्रव को हम गर्म करते हैं वह गैस की अवस्था में बदल जाता है, तो वह यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, यह जब द्रव से गैस बदलेगा तो यह वाष्पन होगा। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस वस्तु हो कोई, वह सीधे जो है बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह ऊर्ध्वपातन या सेडिमेंटेशन कहते हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है? द्रव को जब हम वाष्प में बदलते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी है गलनांक, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? यह जो है वाष्पन कहलाएगी। ऑप्शन ए। गलनांक जानते ही हैं, वह ताप जिस पर
ठोस पिघलने लगती है, पिघलने लगे, वह उसका गलनांक कहलाता है। संघनन क्या है? जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होता है वह संघनन कहलाती है, वह क्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्ध्वपातन उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है कपूर, ऑप्शन बी है नौसादर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है हीरा। तो बताइए कपूर का जो एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या है बताइए। इसका सही आंसर होगा कपूर और नौसादर दोनों। ऊर्ध्वपातन किस प्रकार की क्रिया है बताइए आप लोग। इसमें जो है कपूर और नौसादर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। हर्ट्ज, हर्ट्ज मात्रक है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है आवृत्ति का, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य का, ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बताइए हर्ट्ज किसका मात्रक है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। हर्ट्ज किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति का। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या हर्ट्ज, आवृत्ति। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मात्रक, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी है 20,000 से अधिक, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और ऑप्शन डी है ये तीनों। बताइए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ध्वनि तरंगे होती हैं जो हम मनुष्य के कान द्वारा सुनाई देता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। एल्कीन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें एल्कीन पूछा है, ये है एल्केन है, ये भी एल्केन है, और ये क्या है? बी वाला एल्कीन है, एथिलीन C2H4 एथिलीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। एल्काइन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके पहले बताया गया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। तो इसमें एल्काइन पूछा है, एल्काइन कौन सा है? ऑप्शन ए एसिटिलीन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेथेन और एथेन को बताया गया इसके पहले, वह क्या है? एल्केन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है लेड। तो बताइए कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाता है? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके, मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी कार्बन। कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन से मिलके बने होते हैं, जिंक से नहीं, लेड से नहीं और क्लोरीन से नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है बुखार, ऑप्शन डी है कॉलरा। तो बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, जिसे क्या कहते हैं? शुगर। इस समय बहुत ही ज़्यादा सब इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। यह हमारे जो है पैंक्रियाज होता है, अग्न्याशय, उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 161 नंबर। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है डेसिबल में, ऑप्शन बी है मीटर में, ऑप्शन सी है किलोमीटर में, ऑप्शन डी है पास्कल में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्वनि की तीव्रता जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। मीटर में क्या? लंबाई। किलोमीटर में या मीटर में जो लंबाई मापी जाती है, किलोमीटर में लंबाई मापी जाती है, लेकिन यह इसका एसआई में मात्रक नहीं है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 जून को, ऑप्शन बी है 7 जून को, ऑप्शन डी है सी है 8 जून को, ऑप्शन डी है 9 जून को। बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 163। निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CH, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C2H2। तो बताइए एसिटिलीन का फार्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। जो एसिटिलीन होता है उसका रासायनिक फार्मूला C2H2 होता है। 2 कार्बन होंगे और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े होंगे, दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर होगा तो प्रतिबिंब, जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई हो। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसको सही कर लीजिए। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता, ये बीच में नहीं है, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो है इसके बाद होगा। तो कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए कैसा बनेगा प्रतिबिंब? ऑप्शन ए उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, ऑप्शन डी है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सौ चौसठ नंबर। इसका सही ऑप्शन डी सही होगा, सीधा बनेगा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है।
क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन सी है कैंडिला, ऑप्शन बी है बार, ऑप्शन डी है केल्विन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो है वह पास्कल है, कैंडिला है, बार है या केल्विन है, बताइए। जो वायुमंडलीय दाब है इसका मात्रक पास्कल होगा। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का, जो ज्योति तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या है, कैंडिला होता है। केल्विन जो है ताप का मात्रक है। बार जो है यह भी दाब का ही मात्रक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो बताइए बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव में दाब का सूत्र है। ऑप्शन ए है P इक्वल टू एच डी जी, ऑप्शन सी है P इक्वल टू एफ ए, ऑप्शन बी है P इक्वल टू एच जी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए कौन सा फार्मूला सही है द्रव में दाब का सूत्र। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, P इक्वल टू एच डी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए प्रदूषण, जल प्रदूषण भी है प्रदूषण का प्रकार, मृदा प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सभी जो है जल वायु मतलब प्रदूषण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी माता, मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन ए है जल में पारे से, ऑप्शन बी है जल में नाइट्रोजन से, ऑप्शन सी है जल में ऑक्सीजन से, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए मिनी माता रोग कैसे होता है। यह जो है पारे युक्त जल के सेवन से मिनी माता रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए नाइट्रोजन के से जो होता है, नाइट्रेट जिसको कहते हैं, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सौ 170 नंबर देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। इसके पहले बता दिए हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पेय जल में नाइट्रेट से, ऑप्शन बी पेय जल में फ्लोराइड से, ऑप्शन सी है जो पेय जल में क्लोरीन से, ऑप्शन डी है सभी। बताइए ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है। यह जो है पेयजल में नाइट्रेट से होता है। नाइट्रेट से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड से जो है हमारे दांत जो है कटकटाने लगते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पानी में जो फ्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है तो दांत की प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तरंग गति कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। तो बताइए तरंग गति कितने प्रकार की होती है। तरंग गति 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कार्बन के अपर रूप क्या हैं। कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोजन से, कार्बन से, दोनों से। तो बताइए हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है।
या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। असंतृप्त, असंतृप्त मतलब जिसमें कार्बन के मध्य जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो है हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, वह असंतृप्त होगा। तो मीथेन जो है यह संतृप्त है। और एथेन भी संतृप्त है। जो एल्केन होता है वे सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये दोनों जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है जीवाणु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? इसमें सही आंसर होगा लाइकेन। जो लाइकेन होते हैं वह SO2 के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा का जो है वायु प्रदूषण है। हमारे वायुमंडल में जो है सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब गैसें जो है पाई जाती हैं। इनसे जब जल मिलता है तो H2SO4 और H2CO3 सल्फर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये सब जो अम्ल वर्षा में होता है या इसी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है एस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए अम्ल वर्षा जो होती है उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। एसिड रेन, इसमें जो अभी इसके पहले बताया था सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और जो है HNO3। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यह अम्ल वर्षा के कारण है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।